हेलो दोस्तों, मैं सुमंगल अपने यूट्यूब चैनल SMK वाटर्स करियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, इसका पार्ट 6 कराने जा रहा हूं। तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है, तो किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है आपका आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4, भाग 1, प्रस्तावना, भाग 3। क्या पूछा है? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसको देख सकते हैं भाग 4 में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है। इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये हुआ कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत दी गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना इत्यादि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। ये है आपके भारत में मौलिक कर्तव्य का। चलिए व्याख्या देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क में किया गया है। अनुच्छेद 51 क च के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है मूल कर्तव्यों का वर्णन? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 51 क। चलिए व्याख्या देखते हैं। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क
अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 37। चलिए, अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका के.टी. शाह। के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। चलिए, प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूछा क्या है? समान नागरिक संहिता। तो इसका सही आंसर होगा आपका गोवा। चलिए, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 ख। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 क। ये आपका सही आंसर हुआ इसका। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर व अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 40। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियां और प्राधिकार
प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 7वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए व्याख्या देखते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न हो, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। कौन होगा इसमें? इसमें होगा आपका बी नंबर, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित गांधीवादी विचार शामिल किए गए हैं। कौन कौन किया गया था? ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 47। ये थे गांधीवादी विचारधारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? किस पे? उदारवादी विचारधारा पे। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व को स्मारकों का संरक्षण करना। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, यानी इनमें से सब सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सभी। इसमें क्या है? सभी सही है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भी सही है। समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, ये भी सही है। कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ये भी सही है। ये सभी उदारवादी विचारधारा पे आधारित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से गलत कोई नहीं है। चलिए व्याख्या है इसकी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? प्रतीक है, यहाँ नहीं पूछा है, प्रतीक है। तो कौन है इसमें से? सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। इसमें तीनों सही हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी।
समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38(1) में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना, अनुच्छेद 38(2) में आय की असमानताओं को दूर करना, अनुच्छेद 39(ख) में राज्य द्वारा समुदाय को भौतिक संसाधनों के अनुचित स्वामित्व पर नियंत्रण, अनुच्छेद 39(घ) में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39(क) में निःशुल्क विधिक सहायता एवं अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता आदि का उपबंध किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। समुच्चय सदैव अंग होता है क्या? एकात्मक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, समाजवादी संविधान का, संघीय संविधान का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका समाजवादी संविधान का। चलिए व्याख्या देखते हैं। समाजवादी देशों में अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 48 क। चलिए अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। यह है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में इसे शामिल किया गया है, बाकी तीनों को शामिल नहीं किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क ज के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है।
अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 43 क में वर्णित उद्योगों प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों तथा संगठनों के प्रावधान में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। तो ये हुए आपके संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए अब इसका अगली पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।